Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Myself Rian Kumar Arya. Once again I am present with a new video on the topic of finite and non-finite verbs. I know a student cannot understand very well what is difference between finite and non-finite verb. So I will try to give my 100% to you that you can understand what is difference between finite and non-finite verb. मैंने इसके पहले भी वर्ब्स के टॉपिक पर कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आज हम वर्ब्स के ही कुछ अदर क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और वर्ब्स को मेनली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इन 2 पार्ट्स को ही हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इन दोनों में एक छोटा सा बेसिक फर्क है जिसे अनुमान बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक तरीका ढूंढा है और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले आपको फर्क बताते क्या है, फिर इसके बाद मैं आपको पूरे सीरीज में लेके जाऊंगा जो ऑलरेडी मैंने पिन डाउन करके रखा है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को, इन दोनों सीरीज को आपके सामने रखूंगा और उम्मीद इस वीडियो के अंत में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि जो सपोज डेट दिल्ली में भूकंप होती है, सपोज डेट दिल्ली में भूकंप होती है, तो उसका असर, अगर दिल्ली में भूकंप का केंद्र होता है तो उसका जहां पर भूकंप का केंद्र होता है उस जगह पर उसका सर्वाधिक असर होता है। जब इसी को हम लेते हैं, लेकिन जो क्षेत्र दिल्ली से दूर है वह धीरे धीरे उसका असर कम हो जाता है और कहीं पर असर ना के बराबर होता है। आपने सुना होगा भूकंप वगैरह आते हैं तो भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है जहां से यह उठता है उस जगह भूकंप का असर ज़्यादा देखा जाता है, और जैसे जैसे ये दूरी दूर होती चली जाती है उसका असर कम होता है और ऐसे क्षेत्र जहां पे भूकंप का प्रभाव ना के बराबर होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब। यदि सब्जेक्ट का शासन वर्ब पे चल रहा हो, अर्थात जो निकट है उसी के ऊपर सब्जेक्ट का असर होगा। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट का असर यदि वर्ब पे हो रहा हो, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार यदि वर्ब परिवर्तित हो रहा हो, अपना रूप परिवर्तित कर रहा हो, तो उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि सब्जेक्ट अपने निकट वाले वर्ब को प्रभावित करता है तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहूंगा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम आई के साथ रन लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो जाता है तो हम ही के साथ रन्स लगाते हैं। तो क्यों हुआ यह तब्दीली क्यों हुई? तो यह तब्दीली सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से हुआ कि सब्जेक्ट के कारण से वर्ब को अपना रूप परिवर्तित करना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब के मूल रूप बेस फॉर्म V1 का प्रयोग किया गया है, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब के 5वां फॉर्म जो होता है V5, जिसको S या ES फॉर्म भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सब्जेक्ट का असर अपने निकट वाले वर्ब तक ही रहता है, एकदम से 100% रहता है। यदि कोई वर्ब काफी दूर में है तो उस पर उसका असर नहीं होगा। किसका? सब्जेक्ट का असर नहीं होगा। यदि वह दूर में है तो सब्जेक्ट का असर उस पर नहीं होगा। जैसे देखिए, I want to run, he wants to run। इसमें देखिए he wants to run, सब्जेक्ट ही है, वर्ब V5 wants, लेकिन यह देखिए रन है, रन्स नहीं हुआ। इस सब्जेक्ट ने अपने निकट वाले वर्ब को इफेक्टेड किया, प्रभावित किया और वर्ब को अपना रूप बदलना पड़ा, लेकिन इस वर्ब पर कोई असर नहीं हुआ। तो हम इसको और डिटेल से इस प्रकार से स्टडी करेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट
का शासन यदि वर्ब पर चल रहा हो, सब्जेक्ट के अनुसार यदि वर्ब परिवर्तित हो रहा हो तो वह फाइनाइट वर्ब है, और यदि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब परिवर्तित नहीं हो रहा हो तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी को हम आपको डिफिनेशंस के माध्यम से और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब का जो होता है उस पर मेनली 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहला है टेंस का प्रभाव, दूसरा है पर्सन का प्रभाव, और तीसरा है नंबर का प्रभाव। एज ये चेंज होता है किसके अनुसार से? टेंस के अनुसार से, नंबर के अनुसार से और पर्सन के अनुसार से। तो टेंस कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और नंबर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम इसके डिफिनेशंस जो ऑलरेडी मैंने पेन डाउन करके रखा है बोर्ड पे, इस पर ध्यान देंगे। ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को। जो वर्ब वाक्य के टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, जैसी जरूरत पड़ती, जैसा टेंस कहता है उसके हिसाब से वह बदल लेता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए टेंस के अनुसार मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं टेंस के। पहला वाक्य है आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा वाक्य आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, दोनों वाक्यों में एक एक वर्ब का उपयोग हुआ है, यहां प्ले और यहां प्लेड। तो देखिए यहां दोनों जगह यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में और यह वाक्य पास्ट टेंस में। तो टेंस के अनुसार, टेंस की जरूरत के अनुसार इन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में है, यह दोनों जो है वह फाइनाइट वर्ब है, दोनों ही फाइनाइट वर्ब है। अब हम पर्सन के हिसाब से आते हैं। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी एंड दे आता है। जबकि नेम्स भी थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। अगर सिंगुलर हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल हो तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। चलिए अब टॉक करते हैं। आई रन अ माइल डेली, मैं प्रतिदिन 1 मील दौड़ता हूं। दूसरा, ही रन्स अ माइल डेली, वह प्रतिदिन 1 मील दौड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वह फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन वर्ब चेंजेस, बदलता है। अकॉर्डिंग टू पर्सन वर्ब चेंजेस, यहाँ पर V1 वर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया गया और यहाँ पर V5। तो ये किसके कारण चेंज हुआ? तो पर्सन के कारण, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है और यह थर्ड पर्सन। तो पर्सन के कारण से भी वर्ब बदलते हैं, और यदि वह बदलता है तो कौन सा वर्ब होगा? तो फाइनाइट वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? तो फाइनाइट वर्ब होगा। अगले बात करते हैं नंबर पे। नंबर कितने होते हैं? या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ अलग वर्ब और प्लूरल के साथ अलग वर्ब। कुछ एग्जांपल्स, एप्पल इज ऑफ रेड कलर। एप्पल सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यहां पर इज लगा। एप्पल्स प्लूरल है यहां पे दूसरे सेंटेंस में। जो दूसरा एग्जांपल्स है, एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर। तो एप्पल्स जब प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब आर लग रहा है। दैट मीन्स नंबर के अनुसार भी वर्ब चेंज होते हैं, और यदि यह चेंज होता है तो वह कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि आप फाइनाइट वर्ब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फाइनाइट वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार से एज ए चेंज करता है, अपना रूप बदलता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वाजिब है कि फाइनाइट वर्ब यदि अपना रूप बदलता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपना रूप अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस नहीं, एज ए नंबर, एज ए पर्सन, एज ए टेंस डज नॉट चेंजेस इट्स फॉर्म। वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है। चलिए, नॉन फाइनाइट वह वर्ब जो वाक्य में टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, वह हमेशा एक रूप में बना रहता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का जो मूल रूप होता है अर्थात V1 होता है, तो V1 यानी कि वो अपने मूल रूप में बना रहता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार से चेंज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, देखा था हूं। आई वांट टू गो, ये एक वर्ब यहां है, दूसरा वर्ब गो यहां है। दोनों वर्ब के देखते हैं। यहां पर हमारा जो है ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, ये वाक्य भी देखिए, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। दोनों वाक्य में आप देखें, यहां वांट और यहां वांट्स, यह वर्ब चेंज हुआ है, लेकिन ये जो वर्ब है जो सब्जेक्ट से दूर में है, मैंने शुरू में ही बताया था, यह वर्ब सब्जेक्ट से दूर है।
लेकिन यह चेंज नहीं हुआ है, यह वर्ब चेंज नहीं हुआ है। आई गो, ही गो। तो आपने देखा कि ये नंबर के अनुसार भी चेंज नहीं हुआ, पर्सन के अनुसार भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर टेंस के अनुसार चेंज होता है कि नहीं। ही वांटेड टू गो, यह वाक्य पास्ट टेंस में है, यह वाक्य पास्ट टेंस में है और इसमें भी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब इसीलिए है, इसलिए हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्योंकि यह ना तो टेंस ना ही नंबर और पर्सन के अनुसार से अपना रूप बदलते हैं, बल्कि हमेशा सदा हमेशा मूल फॉर्म में ये प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब और कुछ और बातें बताते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो आपको ये दिख रहा है, इट इज नॉट यूज्ड एज ए वर्ब इन द सेंटेंस। ये वाक्य में वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, तो कैसे किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं? तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो वाक्य में 3 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। या तो वह एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होगा, या तो वह नाउन के रूप में प्रयुक्त होगा, और यही ना तो फिर वह एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो वह किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये वर्ब नहीं है, वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यह 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। पहला है कि वह किसी एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होगा, वह किसी नाउन के रूप में प्रयुक्त होगा, या फिर किसी एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इसे और समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स की ओर जाना पड़ेगा। पहला वाक्य लिए हमने, स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। यहां पे जो स्लीपिंग है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां यह एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। देखिए यह नाउन है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अर्थात उसे डिफाइन करता है। तो आप देखें स्लीपिंग यहाँ पर जो है वह कैट को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है सोता हुआ, सोती हुई बिल्ली। सोती हुई बिल्ली, तो यहाँ सोती हुई शब्द जो है एडजेक्टिव है। दैट मीन्स स्लीपिंग जो है एज नॉट यूज as a verb in the sentence, it is used as adjective in the sentence. यहां पर यह adjective के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, walking is a good exercise. walking is a good exercise. तो आप walking भी लगा सकते हैं और to walking भी लगा सकते हैं। to walking is a good exercise. तो walking मतलब टहलना। it is used, walking is not a verb here, it is नाउन, इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज अ नाउन। इस वाक्य में यह नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका हिंदी अर्थ होता है टहलना। टहलना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना यानी कि वॉकिंग यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि आपको यह वर्ब जैसा दिखाई दे रहा होगा, जबकि यह वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो वाक्य में एडजेक्टिव, नाउन। अब एडवर्ब भी लेते हैं। आलिया वेंट टू द यूके। आलिया went to the UK to study. आलिया went to the UK to study. तो आप देख रहे हैं to study, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो यह यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो फिर से रिपीट करना चाहेंगे हम, जो अभी आपको लास्ट टाइम में कंटिन्यूसली एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं उसके ऊपर टेंस, पर्सन और नंबर का इफेक्ट नहीं होता है, वह हमेशा मूल रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो वाक्य में किसी एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ना कि वर्ब के रूप में। ऐसा लगता है कि वह वर्ब है बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं गो, टू गो, गो, ये सभी यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, ना कि यहाँ पर यह वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो अब देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 भागों में बटे हुए हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First, infinitives, second, gerund, and third is participles. We will study about 3 kinds of non-finite verbs in our next video. तो अगले वीडियो में हम नॉन फाइनाइट के 3 रूपों को इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स के बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना कमेंट देंगे, अपना प्रश्न। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, गो टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू टू एवरीबडी, थैंक यू टू माय क्लास।